स्टूडेंट्स, मैं उर्मिला। मैं मेरे YouTube चैनल सीरिया विज्ञान एजुकेशनल क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ और करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों पर कल भी अपन ने चर्चा की थी और उसके आगे का जो भाग है उस पर अपन आज डिस्कशन करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, अपन एक बार इनको सोल्व करते हैं और इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, राज्य के अंतर्गत आने वाले कोई दो स्थानीय निकाय कौन कौन से हैं। तो राज्य के अंतर्गत आने वाले निकायों की यदि अपन बात करें तो जैसे अपनी नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये जो भी निकाय हैं वो स्थानीय निकायों के अंतर्गत आते हैं। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है कि अनुच्छेद 18(2) में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो अनुच्छेद 18 क्या कहता है। अनुच्छेद 18 में ये कहा गया है कि राज्य है वो शिक्षा और सेना के अलावा किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई उपाधि नागरिकों को प्रदान नहीं करेगा। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि शिक्षा और जो सेना है उसको छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में किसी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। और यदि जैसे किसी देश से कोई किसी प्रकार की उपाधि कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसके लिए उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। तो यहाँ देखते हैं अपन कि अनुच्छेद 18(2) में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 18(2) में ये कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक, पहली बात तो ये कि मतलब भारतीय नागरिक जो शब्द है उस पर हमें ध्यान देना है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी उपाधि को प्राप्त नहीं करेगा, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 18(2) में लिखा गया है। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो अपन मौलिक अधिकारों का दो तरह से डिवाइडेशन कर सकते हैं कि एक तो वो मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और दूसरे वो मौलिक अधिकार जो सभी भारतीयों को प्राप्त हैं। सभी भारतीयों में अपन देखें तो जो नॉन सिटीजन या कहें विदेशी लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो एक बार अपन देख लेते हैं कि वो मौलिक अधिकार जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो वो जो मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं या कहें वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अपन देखते हैं कि जो अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक, उसमें कोई भी जाति, धर्म, रंग, रूप, स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये जो अनुच्छेद है 15 वो किसी भी नागरिक के लिए कहा गया है, मतलब कि केवल भारतीय नागरिक के लिए है। फिर अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 बात करता है अवसरों की समानता, यानी जो भी अपनी सरकारी सर्विसेज हैं उनके लिए यहाँ अप्लाई करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो उनमें सरकारी सर्विसेज में किसी भी भारतीय, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी स्थान का हो, किसी भी धर्म, रंग, रूप या फिर जाति, तो इस आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 15 हो गया, अनुच्छेद 16 हो गया। फिर अपन देखते हैं कि केवल भारतीयों के लिए अनुच्छेद 18(2) में बात की गई है। 18(2) में जैसा मैंने पहले बताया कि 18(2) ये कहता है कि जो केवल जो भारतीय, सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए बात कही गई है कि कोई भी भारतीय नागरिक वो किसी विदेशी उपाधि को प्राप्त नहीं करेगा। इसके पश्चात अपन देखते हैं अनुच्छेद 19 है, वो भी सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत भारतीयों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो ये अनुच्छेद 19 है, वह भी केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। इसके बाद अपन देख लेते हैं कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात करते हैं। तो जो अनुच्छेद 29 और 30 हैं वो भी केवल और केवल भारतीयों को प्रदान किए गए हैं।
तो इस प्रकार से केवल भारतीयों को प्राप्त जो अनुच्छेद हैं उनमें अनुच्छेद 15 हो गया, अनुच्छेद 16 हो गया, अनुच्छेद 18(2) हो गया, अनुच्छेद 19 हो गया और अपना अनुच्छेद 29 और 30 हो गया। फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि अनुच्छेद 29 के तहत कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीयों को प्राप्त हैं। तो भारतीयों को जो अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं उनकी संख्या है 6 और वो 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं वो भी अपन यहाँ जान लेते हैं। एक तो है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी जो स्वतंत्रता दी गई है वह है शांति पूर्वक सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। और जो तीसरी स्वतंत्रता है कि वो भारत के किसी भी भाग में घूमने की स्वतंत्रता भारतीयों को प्राप्त है और भारत के अंदर किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता भारतीयों को प्राप्त है और व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता भारतीयों को प्राप्त है और इसके अलावा शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी समुदाय या संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी भारतीयों को प्राप्त है। तो इस प्रकार से 6 स्वतंत्रताएं हैं जो हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सभी व्यक्ति जिसमें विदेशी भी शामिल हैं को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो जैसा कि मैंने कहा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18(2), अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और 30 सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। इसके अलावा जो सभी भारतीय जिसमें विदेशी भी शामिल हैं उनको जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद के रूप में प्राप्त हैं तो वो कौन कौन से हैं। एक तो अपना अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो ये कहता है कानून की समक्ष समानता, कि कानून के समक्ष सभी भारतीय समान हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि अनुच्छेद जो 21, अनुच्छेद 21 जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, जीवन जीने का जो अधिकार जो प्राप्त है वो सभी भारतीयों को प्राप्त है। इसके बाद अनुच्छेद 21A जो है वो 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात सरकार के लिए कही गई है कि ये राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बालक बालिकाएं हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। तो ये अधिकार भी सभी भारतीयों को प्राप्त है। इसके बाद अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करते हैं। तो जो अनुच्छेद 23 और 24 हैं वो भी सभी भारतीयों को प्राप्त हैं और जो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो अनुच्छेद हमारे संविधान में है अनुच्छेद 25 से 28 वो भी सभी भारतीयों को प्राप्त हैं। तो ये अपन ऐसे याद इनको रखेंगे तो आसानी से हमें याद हो जाएंगे। क्योंकि अनुच्छेद 14 अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 है जो कानून के समक्ष समानता की बात करता है, तो कानून के समक्ष सभी भारतीय समान हैं। इसके बाद अपन देख लेते हैं कि अनुच्छेद 21 है जो व्यक्तिगत जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। तो ये जो अधिकार है ये भी सभी भारतीयों को प्राप्त है। और अनुच्छेद जो 21A है जो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले बालक बालिकाओं के लिए राज्य इनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा, तो ये भी सभी भारतीयों को प्राप्त है। और जो 23 और 24 जो अनुच्छेद हैं शोषण के विरुद्ध जो प्रदान किए गए हैं और इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 25 से 28, तो ये सभी अनुच्छेद जो हैं वो या अपन कहें ये मौलिक अधिकार है वो सभी भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 12 के संदर्भ में राज्य का अर्थ क्या है। तो अनुच्छेद 12 के संदर्भ में अपन देखें तो राज्य का जो अर्थ है वो अपने आप में बहुत ही व्यापक और विस्तृत अर्थ लिए हुए है। यहाँ पर राज्य के अंदर अपन देखें कि जो अपनी भारत सरकार है, अपनी संसद है, अपने जो सभी राज्यों की सरकारें हैं और राज्यों के जो विधानमंडल हैं या फिर अपन कहें भारत सरकार के नियंत्रण में या फिर उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो स्थानीय निकाय हैं और उनकी जो सरकारें हैं वो सभी हैं वो राज्य के अंतर्गत आती हैं। फिर अपन आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है।
तो पहली बात तो अपन ये देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो हैं इनमें संशोधन की जो पावर है वो हमारी संसद को प्राप्त है। और वैसे भी अपन देखें तो अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन से संबंधित जो भी काम होते हैं वो हमारी संसद के द्वारा ही किए जाते हैं। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या मौलिक अधिकारों का स्थगन किया जा सकता है। तो बिल्कुल मौलिक अधिकारों का स्थगन किया जा सकता है और ये अधिकार, ये पावर राष्ट्रपति को प्राप्त है, जो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात के दौरान, यानी राष्ट्रीय आपात का मतलब ये होता है कि किसी विदेशी राष्ट्र ने हमारे देश के ऊपर अटैक कर दिया हो, आक्रमण कर दिया हो, और ऐसी स्थिति में कि राष्ट्रपति को ये लगे कि भाई अपन को एक बार कुछ समय के लिए नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका स्थगन कर देना चाहिए, तो बिल्कुल वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्थगन कर सकता है। किंतु यहाँ पर एक बात ये भी है कि जो जीवन जीने का जो अधिकार है अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी के जो भी मौलिक अधिकार हैं उनका स्थगन है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार अपन ने देखे कि कुछ क्वेश्चंस जो लिखे थे वो अपन ने इनको सोल्व किया और समझने का अपन ने प्रयास किया। फिर अपन स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 12, क्योंकि कल की क्लास में अपन ने अपने मौलिक अधिकारों से संबंधित जो विशेष बातें थी उन सब पर अपने अध्ययन किया। उसके बाद आज अपन स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 12 में कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए हैं, उन पर अपन आज डिस्कशन करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो अनुच्छेद 12 जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा देखिए, यहाँ अपन देखते हैं कि जो अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बतलाई गई है कि राज्य क्या होगा और राज्य के अंतर्गत कौन कौन से निकाय शामिल होंगे, उनके ऊपर यहाँ बतलाया गया है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि अनुच्छेद 12 के अंदर कौन कौन से ऐसे निकाय हैं जिनको शामिल किया गया है कि वो राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो अपन देख लेते हैं, जैसे एक डायग्राम के द्वारा यहाँ समझने का अपन प्रयास करते हैं। जैसे अपनी भारत सरकार और संसद, जो अपनी भारत सरकार है और संसद है वो किस में आएंगे, राज्य में आएंगे। इसके अलावा अपन देख लेते हैं इसके अलावा अपन देखते हैं कि अपनी राज्यों की सरकारें और विधान मंडल, राज्यों की सरकारें और विधान मंडल, जो अपनी भारत सरकार और संसद ये राज्य के अंतर्गत आएंगे, और राज्यों की सरकारें और विधान मंडल हैं वो राज्य के अंतर्गत आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि अपन देखते हैं कि जो केंद्र के अंदर जो कानून निर्माण का जो काम है वो हमारी संसद करती है, संसद के द्वारा किया जाता है, और राज्यों में वही काम, राज्यों में कानून निर्माण का जो कार्य है वो विधान मंडलों के द्वारा किया जाता है। तो जो अपने विधान मंडल हैं और राज्य की सरकारें हैं और यहाँ पर भारत सरकार और संसद, ये सभी किस में आते हैं, राज्य के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा अपन बात करें स्थानीय निकायों की, तो स्थानीय निकाय हैं उनकी भी राज्य प्रशासन में या फिर देश के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वो भी राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो अपन देख लेते हैं,
स्थानीय प्राधिकारी और संस्थाएं भी होंगी। इसके अलावा भारत के अधीन, भारत सरकार के अधीन स्थानीय अन्य प्राधिकारी और संस्थाएं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि अनुच्छेद 12 जो है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। यह हमें ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। फिर अपन देखते हैं कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन से निकाय शामिल हैं। तो राज्य के अंतर्गत अपन देखते हैं भारत सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, क्योंकि कानून निर्माण की प्रक्रिया में इनका विशेष रोल है और केंद्र में संसद का विशेष रोल है। फिर अपन देख लेते हैं कि भारत सरकार के अधीन स्थानीय जो प्राधिकारी हैं और संस्थाएं हैं वो भी राज्य के अंतर्गत आती हैं, और जो भारत सरकार के अधीन स्थानीय अन्य प्राधिकारी, यहाँ पर अपन ध्यान देंगे कि अन्य प्राधिकारी और संस्थाएं हैं वो भी राज्य के अंतर्गत आती हैं। कैसे अपन देखते हैं कि जैसे अपन बात करें कि जैसे अपनी नगर निगम नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला अधिकारी, इनकी भी जैसे नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला अधिकारी, इनकी भी प्रशासन में अहम भूमिका होती है। तो अपन ध्यान रखेंगे कि ये सब भी राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। फिर अपन देख लेते हैं अन्य प्राधिकारियों की अपन बात करें तो अन्य प्राधिकारियों में अपन देखते हैं विधि के तहत गठित वैधानिक शक्तियों का प्रयोग, करने वाले प्राधिकारी। और नंबर 2 पे कहा गया है कि सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले प्राधिकारी। और इसी में कहा गया है सरकार से वेतन प्राप्त करने वाले प्राधिकारी। तो देखते हैं कि राज्यों की जो सरकार तो देखते हैं कि भारत सरकार के अधीन स्थानीय व अन्य प्राधिकारी और संस्थाएं, तो जिसमें अपन देखते हैं कि जो एक तो जो अपनी विधि है, अपनी विधि के अकॉर्डिंग जो वैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं, उन शक्तियों का प्रयोग करने वाले जो प्राधिकारी हैं वो भी राज्य के अंतर्गत आएंगे। और जो राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले जो प्राधिकारी हैं वो राज्य के अंतर्गत आएंगे। और सरकार से वेतन प्राप्त करने वाले जो प्राधिकारी हैं वो भी राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से ये राज्य के बारे में हमारे संविधान में बतलाया गया है कि कौन कौन से जो निकाय होंगे वो राज्य के अंतर्गत गिने जाएंगे। फिर अब देख लेते हैं कि जो अपनी यूनिवर्सिटीज हैं,
जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सब भी राज्य के अंतर्गत आती हैं, और अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो भी राज्य के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा अपन देखेंगे जो अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी किसके अंतर्गत आता है, राज्य के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो राज्य है वो जो अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द का जो उल्लेख किया गया है वह राज्य शब्द अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ लिए हुए है। तो आज का जो अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं अपन, और नेक्स्ट क्लास अनुच्छेद 13 उसमें बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।